लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का शुभारंभ। पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया शुभारंभ। सीएम योगी समेत केंद्र और राज्य के कई मंत्री शामिल। इन्वेस्टर समिट में कई बड़े उद्योगपति भी रहे मौजूद। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की प्रचंड जीत। 55,025 वोटों से जीते सीएम धामी। कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को हराया। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में आज हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। एलजी मनोज सिन्हा भी होंगे शामिल। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग समेत सुरक्षा पर होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर में 12 घंटे के अंदर दूसरी टारगेट किलिंग। बड़गाम में 2 प्रवासियों को मारी गोली, एक प्रवासी की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 373 नए मामले आए सामने। संक्रमण से 2 मरीजों की मौत। 1490 पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। के प्रायोजक हैं। पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। बात होगी चंपावत के फैसले की आज, क्योंकि चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। मतदाताओं ने यही संदेश दिया है कि वो किसी भी बड़े उलटफेर के लिए तैयार नहीं है। एक स्थिर सरकार के साथ वो अपने राज्य और क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अब धामी सरकार को इन अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। तो आज चर्चा इसी पर रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव जीत चुके हैं और ये जीत सिर्फ जीत नहीं है बल्कि एक ये बड़ी जीत है, क्योंकि भारी मतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को हरा दिया है। आपको बताएं कि इससे पहले जब प्रचार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, वो पहले ही दावा कर रहे थे जीत का, कि पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलने जा रहा है। और आज क्योंकि जब परिणाम आ गया तो कुछ वही परिणाम सामने आया जिस तरीके से दावा मुख्यमंत्री ने किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर निर्मला गहतोड़ी की हार का कारण क्या रहा? आखिर क्यों निर्मला गहतोड़ी हार गई? कौन से वो फैक्टर रहे जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा? लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव जीत गए हैं, ऐसे में जनता की अपेक्षाएं कई गुना ज्यादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जनता विकास चाहती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत दिलाकर जनता ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सरकार अस्थिर देखी जाती थी उत्तराखंड में, लेकिन इस बार तमाम इतिहास रचे गए। और ऐसे में उपचुनाव चंपावत सीट पर हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव लड़ा, क्योंकि आगे उनका भविष्य इस उपचुनाव पर ही निर्भर करता था। हालांकि आसानी से ये बड़ी जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हासिल कर दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी मतों से, भारी बहुमत से वो जीते हैं। निर्मला गहतोड़ी जिनको हार का सामना करना पड़ गया, और इसीलिए आज चर्चा चंपावत के फैसले पर ही हो रही है। हालांकि कार्यकर्ता उत्साहित हैं और विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और ये ढोल दमाऊ पर नाच गाना करते हुए कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता को अब से थोड़ी देर पहले ही संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी और चंपावत को विकास की ओर अग्रसर ले जाने का प्रयास पूरा रहेगा। आपको बताएं कि इस जीत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं और चंपावत की जनता को समर्पित किया है। वो कार्यकर्ता जो कि जमीनी स्तर पर लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, बूथ मजबूत जिन्होंने किया था।
तो चंपावत का फैसला आ चुका है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा देते हैं। आपको बताएं कि संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शादाब शम्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले शादाब शम्स जी, आप ही से शुरुआत करूंगी और आपको बधाई, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। क्या कहेंगे? युवा मुख्यमंत्री ने एक नया इतिहास रच दिया है राजनीतिक क्षेत्र में। मुझे लगता है कि नेशनल रिकॉर्ड बना है कि किसी व्यक्ति को 93% मत मिले हो और सारा विपक्ष, सारे प्रत्याशी नोटा 7% पे सिमट गया हो। अपने आप में 93% नेशनल रिकॉर्ड है। जितनी जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हुई है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ना हो जाए, अभी इसके ऊपर भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा साइन युवा मुख्यमंत्री यहाँ से करके इतिहास के पन्नों में दस्तक देते हुए आगे बढ़े। चंपावत की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और युवा मुख्यमंत्री को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हैं। और मैं ये कह रहा था, लगातार हम तो आश्वस्त थे, जीत के लिए तो आश्वस्त थे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से एक कमजोरी दिखाई है अपनी, और साबित हो गया है कि कांग्रेस कितनी कमजोर है। उसके तमाम नेता चुनाव लड़ने से पहले अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। एक फाइटर की तरह लड़ते हुए नजर नहीं आए। नकार दिया कांग्रेस की नीति को, कांग्रेस की नीयत को और कांग्रेस के नेताओं को पहाड़ की जनता ने, और ये साबित कर दिया है कि अब कांग्रेस के दिल लग चुके हैं। अब कांग्रेस डूबता हुआ राजनीतिक सफर है जिसको अब कोई बचाने वाला नहीं है। और हमें लगता है कि अब कांग्रेस के बहुत बुरा वक्त आ गया है। प्रदेश पूरी तरह से भगवामय हो चुका है, मोदीमय हो चुका है, और मैं कहूं कि धामी में हो चुका है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ईमानदारी के साथ पूरे प्रदेश में एक तरह से एक लहर, एक वातावरण है। युवा मुख्यमंत्री से लोग प्यार करते हैं। जिस तरह से युवाओं का साथ मिला, माँ बहनों का आशीर्वाद मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, उसने स्पष्ट कर दिया है कि अब ये दौर शुरू हुआ है। ये दौर मोदी युग है, ये दौर धामी युग है और नए युग की शुरुआत हो गई है। और मैं ये कहता हूँ, हिमालय से जब कोई बात निकलती है तो कन्याकुमारी तक जाती है, यानी कि अंतिम छोर तक जाती है। पहाड़ से ये सोच निकली है। मुझे लगता है कि अब एक ही वेव चलेगी और उस वेव का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। और ठीक मैं है ये कह शादाब सकता जी, युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सभी का साथ आपको मिला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी मतों से जीत भी गए हैं। संदीप जी, आपका रुख करूंगी। संदीप जी, निर्मला गहतोड़ी प्रत्याशी कांग्रेस की, जोर शोर से प्रचार भी किया गया, लेकिन क्या वजह रही कि हार का सामना करना पड़ गया? पहली बात तो, और संदीप जी, ये सिर्फ हार नहीं है, आप मतों का अंतर देखेंगे तो बहुत बड़ा एक गैप है। धामी जी को बहुत बहुत बधाई जीत की, और हमारे साथी उत्साहित हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री चयनित हो चुके हैं। इसके पहले उनको जनता ने रिजेक्ट किया है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। तो इतने अति उत्साह में इस तरीके की बातें करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। अगर ऐसा था तो चुनाव नहीं हारते। अगर धामी में हो चुका होता तो अभी ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 महीने पहले का रिजल्ट आप भूल जा रहे हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से आप हारे थे। धामी जी का चुनाव एकदम पूर्णतः कोलैप्स कर गया था। और आप वेव की बात कर रहे हैं, कन्या से जो है हिमाचल से कन्याकुमारी तक की बात कर रहे हैं। कन्याकुमारी में तो आप है ही नहीं है भाई। हाँ, तो जीरो आपको जानते भी नहीं। संदीप जी, आप पिछली बात कर रहे हैं, आज की बात करिए ना। भारतीय जनता पार्टी का नाम, जी पिछली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आज की बात कर रहा, आप कहेंगे आज करिए, मैं ये कहूंगा थोड़ा आगे की बात कर लीजिए, करिए जाने वाले हैं। जी, मैंने आपसे पूछा, आप वोटों का अंतर देखेंगे, 55,025 वोट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीते हैं। क्या ऐसी वजह रही, क्या कारण आपको समझ में आ रहा है कि निर्मला गहतोड़ी को हार का सामना करना पड़ गया? वजह तो होगी, क्योंकि आश्वस्त आप भी आश्वस्त नजर आ रहे थे। हरीश रावत को हमने सुना था, जब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कांग्रेस ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया है, तब हरीश रावत का बयान मुझे याद है, वो आए थे सामने, वो कह रहे थे कि मैं इसलिए प्रचार में उतरने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे सकूं कि कांग्रेस ने सरेंडर नहीं किया है, कड़ी चुनौती देगी कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके से परिणाम सामने आए, लग नहीं रहा कि कड़ी चुनौती कांग्रेस ने दी है। देखिए, चुनाव परिणाम की जहाँ तक बात है, ये बीजेपी है जो पहले जो है कई नामों से पार्टियां चलाया करती थी। जनसंघ था, कृषक प्रजा पार्टी थी, और अलग अलग नाम बदल के, इनके 3 नाम बदलने के बाद इनको ये सफलता मिली है। तो ये अगर ये कह रहे हैं कि जो है चुनाव हारना जो है खत्म हो जाना है, तो अब तो आप कितनी बार खत्म हो चुके हो।
आपको जैसे मैंने बताया कि 3-3 नाम चेंज करने पड़े, बहुत सारी आइडियोलॉजिकल चेंजेस आपको करने पड़े, और आज तो आप उधार की पार्टी बन के रह गए हैं। आपके पास नेता कहाँ है? कोई कांग्रेस से आया हुआ है, कोई बसपा से, कोई सपा से, कोई तृणमूल से, जो है कोई टीडीपी से। आपके पास नेता है ही नहीं है भाई। आप तो उधार की पार्टी है। आपके जो मूल वोटर है, मूल कार्यकर्ता है, जो वो उनका काम आज सिर्फ दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों के लिए दरी बिछाना, उनके लिए पानी की पीने की व्यवस्था करना, उनको जी सलामी शादाब जी, मैं ठोकना, आऊंगी, पहले जरा पहले संदीप जी की पहले बात पूरी हो देशद्रोही जाए। बताना, जी जी पहले संदीप जी। देशद्रोही बताना और फिर देशभक्त बनाना। देखिए गुजरात मॉडल लेके आए थे। गुजरात को अपना ये जो है प्रतीक बनाकर पूरे देश में ये जो है चुनाव जीते। लेकिन आज गुजरात की स्थिति ये देखिए, जहां से मोदी जी आते हैं, जहां से अमित शाह जी आते हैं, इनकी सारी लीडरशिप आती है, वहां स्थिति ये है कि देशद्रोह का आरोप आपने जिस पर लगाया था, आपने उसे देशद्रोही बोला है। आपके नेताओं ने सार्वजनिक मंच से कहा है, और उसने आपको क्या क्या नहीं बोला है। मतलब क्या ऐसा कोई शब्द, जनरल डायर, डकैत, गुंडा। ठीक है संदीप जी, आप कह रहे हैं कि इनके पास चेहरे नहीं है, दूसरों के चेहरों को अपना बनाकर चुनाव लड़वा रहे हैं और जीत का ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप यही कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी शादाब जी, इस पर आपसे मैं जवाब लूंगी। जरा नितिन कोहली जी का रुख कर लेती हूँ। नितिन जी, कांग्रेस की हार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत, निर्मला गैतोड़ी हार गई हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बहुमत से जीते हैं, भारी मतों से जीते हैं। जीत का कारण, जीत का फैक्टर और हार का कारण किस तरीके से आप बताएंगे और क्या विश्लेषण आपका इस पर रहेगा? सुशील भाई आएगा ही, आएगा ही काके आवत है। नितिन जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? माफी चाहिए थे आवत है। हाँ, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। आपको आवाज पहुंच रही है? जी 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 नितिन जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है? जी नितिन जी, जी जी। हाँ, सबसे पहले तो शादाब शम्स साहब को जो है बहुत बहुत बधाई है, उनके संगठन को, उनकी सरकार को और मुख्यमंत्री को मेरी तरफ से बहुत तहे दिल से बहुत मुबारकबाद। अब बात आती है हार और जीत पे। दीपिका, हमने उत्तराखंड में बहुत सारे उपचुनाव देखे हैं और मुख्यमंत्रियों के उपचुनाव भी देखे हैं, लेकिन मेरी याददाश्त में मैंने ये ऐसा पहला चुनाव देखा है कि जिस दिन से चंपावत सीट का जो नोटिफिकेशन हुआ था रिक्त होने का, चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, हम पहले दिन से एक बात को कह रहे हैं, आपके यहाँ भी डिबेट पे तमाम चैनल्स पे कहा है कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक जो है कहीं नजर ही नहीं आ रही है चंपावत में, कहीं किसी तरह से कोई मुकाबला नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, एक तरफा मुकाबला है। और उसकी तुलना में बीजेपी जो एक सामान्य अगर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बस खाली चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन नहीं, बीजेपी ने जितनी जो ताकत लगानी थी उससे 10 गुना ज्यादा ताकत लगाई। वो जरा सी भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी कि वजह यह थी कि मुख्यमंत्री पहले चुनाव हार चुके थे। तो बीजेपी के संगठन ने, बीजेपी की सरकार ने, तमाम बड़े नेताओं ने पहले दिन से वहां किलेबंदी करके रखी, लेकिन कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। ना तो कांग्रेस के प्रत्याशी दमदार थे, ना कांग्रेस का प्रचार शून्य था बिल्कुल। और मैं ये कहूंगा कि हम एक बात और भी कहते आ रहे थे कि वहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, वहां पर कांग्रेस की जो महिला नेत्री है ये चुनाव लड़ रही थी। हम एक बात को बार बार कह रहे थे, और वो नेत्री ने अभी जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद उन्होंने एक अपना इंटरव्यू भी दिया टीवी पे, और उनका अखबारों में बयान भी आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव मैदान में अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ कांग्रेस का 137 साल पुराना चुनाव चिन्ह था। तो किस तरीके से मतलब जो है एक महिला नेत्री को इन्होंने खाली राजनीतिक युद्ध में झोंककर उनकी मतलब जो एक सियासी जो एक उनका कद था, उनकी एक जो रिस्पेक्ट थी, उस पर भी बाट लगाई। और मैं कहता हूं ये इस तरह की शर्मनाक हार, इस तरह की जो करारी शिकस्त है, मैंने इससे पहले नहीं देखा किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी की उत्तराखंड में जमानत जब्त हुई हो। बल्कि ये कहना, अभी मैं इस कहने से भी गुरेज नहीं करूंगा कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने 19 विधायकों के साथ जीत करके थोड़ा सा अपनी लाज बचाई थी, लेकिन उस लाज को आज करारी शिकस्त के साथ, आज करारी शर्मनाक हार के साथ, उस रिस्पेक्ट को भी, उस वजूद को भी कांग्रेस पार्टी ने खुद खत्म कर दिया। और ना सिर्फ ये बात है, ये जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं जिनके दम पर कांग्रेस यहाँ चलती थी, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो यशपाल आर्य हो, चाहे वो करण मारा हो, गोविंद सिंह कुंजवाल हो, या कांग्रेस के जो प्रभारी हो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये उनकी भी रिस्पेक्ट पर चोट है, उनके भी सियासी कद पर चोट है। तो कांग्रेस ने, बीजेपी को ये महारत हासिल हुई है, लेकिन ये कहते हैं ना एक थाली में सजा के देना, तो ये कांग्रेस ने जो है उनको जीत जो है बीजेपी को थाली में सजा कर दी है। जी ठीक है। शादाब जी, आप संदीप जी के सवालों का जवाब देना चाह रहे थे?
बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि दीपिका कि देखिए जी। जब चुनाव कोई संगठन हारता है हम्म। तो उसको उसका एहसास होना चाहिए कि हम संगठन हारे, हमारी कमियां रह गई। जी। लेकिन अगर उनके प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ बैठ के अभी भी हमारी कमियों को गिनाएंगे तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। आपके नेता आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको अपने यहाँ सही करने की आवश्यकता है। केवल हमारे ऊपर आरोप लगा के काम नहीं चलेगा। और इनके ऊपर मुझे एक शेर याद आया, वो जरूर सुनाऊंगा जी। कि वजह तलाश करो अपने हार जाने की, हमारी जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। नकार दिया पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता ने आपकी झूठ को, आपकी बातों को। आप जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं इसे नकार दिया है, क्योंकि आपका असली चरित्र प्रदेश की जनता तय करती है और उन्होंने तय कर दिया है कि आपको नकार दिया। आप कह रहे हैं कि आप चुनाव हार गए थे 2 महीने पहले। हम हारे थे, युवा मुख्यमंत्री पूरी पार्टी को जिताने में लगे थे। व्यक्तिगत हितों के लिए मेरी पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता, एक कार्यकर्ता के रूप में औरों के लिए लड़ता है। और आपने कहा कि हम चुनाव लड़ रहे थे, धामी जी के चुनाव प्रचार में योगी जी आ गए, वो यही 4 चांद लगाने आए थे योगी जी। हम हर चुनाव को सीरियसली लड़ते हैं और इसलिए जनता हमें सीरियसली लेते हैं। आप हर चुनाव को मजाक में लड़ते हैं, इसलिए जनता आपको मजाक में लेने लगी है। आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। अभी भी वक्त है कि अपनी गलतियों से सीख जाएं। बहुत शर्मनाक हार जिस तरह से कोहली जी ने कहा ये कांग्रेस की हुई है, इस हार को स्वीकार करना कांग्रेस के नेताओं के बस की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से एक इनका चिंतन शिविर हुआ, उस चिंतन के बाद बड़े बड़े नेता राजस्थान के चिंतन शिविर के बाद भागे, तो उत्तराखंड में जो चिंतन शिविर हुआ उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का कांग्रेस से जाना तय हो गया है। कांग्रेस में कोई नेता हार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमसे चूक हुई। केवल और केवल कमियां निकालना और वो पुराने डायलॉग बोलना, जो बाहुबल का, धन बल का, सत्ता का संदीप जी प्रयोग जवाब किया। तैयार अरे रखिएगा, भाई आ आप रही हूं कहीं मैं आपके नजर पास। नहीं आ रहे थे, क्या करता कोई? जी संदीप जी, देखिए आप नितिन कोहली जी को भी सुना और शादाब जी को भी सुना। सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि आप लोगों ने थाली में परोस के दे दिया ये उपचुनाव। और नितिन कोहली जी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा मेहनत की, प्रचार प्रसार में उतरे। लेकिन अगर आपके प्रत्याशी की बात कही जाए तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी है, सिर्फ एक निर्मला गहतोड़ी चुनाव लड़ी है। तो आपने क्या थाली में परोस के उपचुनाव दे दिया क्या? देखिए, पहली बात तो जिस तरीके से हमारे मित्र कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, 2004 के हार के बाद आपने क्या किया था बताएंगे? सेंट्रल के चुनाव में कौन सा मंथन आपने टीवी पर बैठकर किया था? कौन सा चिंतन आपने टीवी पर बैठकर हार स्वीकार कर ली थी आपने? और कहा नहीं रहे, जनता ने आपको जवाब दे दिया है। सवाल अरे सुनिए, अरे सुनो, आप जमानत जब्त करा दिए, इतनी शर्मनाक हार हुई, आप उसके बावजूद बोल रहे हैं, उसके बाद सवाल उठा रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इस एग्रेशन के साथ अभी आप चैनल पे बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है गिरे तो गिरे टांग ऊपर है हमारी। शादाब जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे संदीप जी नहीं बोले थे बीच में, आप सुन लीजिए। 3 बार सांप की तरह केचली बदलना पड़ा, तब आज ये सफलता मिली है आपको। कितना अंग्रेजों की दलाली से उससे छुटकारा पाने के लिए कितने नाम बदलने पड़े आप समझिए। और आप बात कर रहे हैं शर्म और बेशरम की। अरे चुनाव जीतना हारना लगा रहता है भाई। नहीं, लेकिन संदीप जी चलिए ठीक है, चुनाव जीतना हारना लगा रहता है, लेकिन हार पर मंथन भी तो करना होता है ना। आप तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, एक बड़ी हार हुई है। मंथन टीवी पे नहीं होता, मंथन टीवी पे नहीं होता है दीपिका जी, आप ये भी जानती हैं। मंथन के लिए जी नहीं आए आप लोग। नहीं तो फिर तो संदीप जी, शादाब जी मैं लौटूंगी आपके पास। शादाब जी आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का, जरा संदीप जी को बोलने दीजिए। संदीप जी, इस हार के, जैसे कि नितिन कोहली जी ने तो पूरे अपने कारण बता दिए, उनको जो कारण लग रहे हैं इस हार के, आपको क्या लग रहा है कि आपको क्यों हार का मुंह देखना पड़ गया? कुछ तो मंथन आप लोगों की तरफ से भी हुआ होगा। देखिए, पहली बात तो जहाँ तक हार की बात है, बिल्कुल मंथन हुआ। और पूरे उत्तराखंड, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, पूरे उत्तराखंड में हम जो कि लग रहा था हर तरफ से आवाज आ रही थी कि हम क्योंकि रणनीति तो आप लोग भी बना रहे थे, प्रचार की और प्रसार की भी, तो क्यों नहीं जनता तक अपनी बातों को आप लोग पहुंचा पाए? देखिए, बिल्कुल जनता तक आवाज पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से संसाधन का उपयोग भारतीय जनता पार्टी, मशीनरी का उपयोग, धार्मिक संस्थाओं का उपयोग चुनाव में करती है, ये पहले नहीं होता रहा है। नहीं, आज भाजपा का जन्म ही नहीं होता। आज जिस तरीके से आप देखिए विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई,
कि अलग अलग माध्यमों से डराने का प्रयास किया जाता है और पहले मुकदमा लादा जाता है, 9 महीने जेल में रखा जाता है, फिर मुकदमा वापसी के नाम पर पार्टी में ले लिया जाता है। मैंने गुजरात का उदाहरण जो दिया अभी, तात्कालिक उदाहरण इसीलिए दिया कि सबके संज्ञान में है ये बात। जिस नेता को आप देशद्रोही कर रहे थे, वो देशभक्त बना के उसको आप पार्टी में ला रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, आप में सब अच्छा है, आप जो है एकदम पूरा जनता ने आपको स्वीकार कर लिया। तो हार्दिक पटेल की जरूरत आपको क्यों? या संदीप त्रिपाठी को जरूरत आपको क्यों? इसलिए कि आपके पास, मैंने बताया कि आपके पास आप चुनावी मशीन है। जी देखिए, आप बार-बार हार्दिक पटेल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हार्दिक पटेल ही नहीं, मैं और नाम गिना सकता हूँ जी, और नाम गिना तो सकता हूँ, आप बहुत सारे नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप अभी की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। नारायण दत्त तिवारी जी को 75 साल ये रखते हैं क्राइटेरिया कि 75 साल के बाद जो है सार्वजनिक राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए। लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी को कितनी उम्र में शामिल करते हैं? आपके उत्तराखंड की ही बात है। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा जो ये कहते हैं, वो चुनाव के लिए वो कहीं प्रैक्टिकली नहीं होता है। दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे हैं, जरा बताएंगे महोदय कि कितने % वोट पड़े हैं चंपावत में? 64%। बड़ी भारी स्वीकार्यता हो गई है। अरे अगर ऐसा होता तो जिस तरीके से 93% आप बात कर रहे हैं ना, वहीं पर आपको वोट, जबकि 75% का इतिहास रहा है वहां, 75% वोटिंग हुई है वहां पे, और आपको 64% वोट मिलते, सिर्फ पढ़ते ही लोग, देने ही नहीं जाते। एक्चुअली होता क्या है उपचुनाव में मोस्टली आप देख लीजिए, 99% जो भी सत्ता में होता है वो जीतता है, ये कहीं का भी हो। नहीं, अगर चलिए आप ही की बात को मैं बढ़ा देती हूँ, आप कह रहे हैं 99% जो सत्ता में होता है वो जीतता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोशिश ही ना करे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने कोशिश आपकी कोशिश, आपके जो परिणाम सामने है उससे कहीं नजर नहीं आ रही है संदीप जी, इसको आप मानिए। बहरहाल ठीक है, मैं आगे लौटूंगी आपके पास। नीरज जी, आपने अब संदीप जी को सुना, मुझे इस पर भी आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन दूसरी बात ये आपसे जानना ये भी चाहूंगी, क्योंकि चंपावत की जनता लगातार टकटकी लगाए बैठी थी विकास को लेकर, और ऐसे में तमाम आकांक्षा है चंपावत की जनता की। अब क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनाव जीत चुके हैं और विधायक बन चुके हैं वहां से, तो ऐसे में वहां की जनता की अपेक्षा कई गुना ज्यादा मुख्यमंत्री से अब बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री पर भरोसा वहां की जनता ने जता दिया है। ऐसे में एक स्थिर सरकार दी है जनता ने, एक भरोसा जताया सीधे तौर पर, साफ तौर पर, कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले तौर पर अस्थिरता देखने को मिल रही थी, ऐसे में न केवल जीत है, भारी बहुमत से जिता दिया है। अब ऐसे में जनता की अपेक्षाएं कई गुना ज्यादा मुख्यमंत्री से भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल दीपिका, देखें, अगर हम चंपावत का अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो पहले दिन से ही ये बात कही जा सकती थी कि चंपावत के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा पहले दिन से ही भारी था। इस चुनाव से पहले 5 विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 2 में कांग्रेस को जीत मिली और 3 में बीजेपी को जीत मिली। ये छठा चुनाव था। और दूसरा ये है कि सियासी और सामाजिक समीकरण इस तरह के थे कि चंपावत बिल्कुल खटीमा के साथ लगता हुआ था। सिर्फ बीजेपी का एक कमजोर पक्ष था कि मुख्यमंत्री चुनाव हारे हुए थे, बाकी सारी चीजें बीजेपी के पक्ष में थी, जिनको 4 चांद जो है कांग्रेस ने लगा दिए। हाँ, इतनी बड़ी हार जीत होती है चुनाव में, लेकिन इतनी बड़ी जीत और इतनी बड़ी शर्मनाक हार, शायद इसका अंदाजा हम लोगों ने भी नहीं लगाया था। ये कह रहे थे हम लोग भी कि एक तरफा चुनाव होगा, 30-40 हजार वोटों से बीजेपी के मुख्यमंत्री जीतेंगे, लेकिन ये जीत का मार्जिन हमारी उम्मीदों से, हमारे अनुमान से बहुत ऊपर चला गया। हाँ, जनता ने एक मुख्यमंत्री दिया है, चंपावत की जनता ने एक मुख्यमंत्री दिया है, क्योंकि ये सामान्य चुनाव नहीं था, क्योंकि इस चुनाव के ऊपर बीजेपी के हाईकमान की, बीजेपी के प्रदेश संगठन की और प्रदेश सरकार की मुखिया की साख दांव पे लगी हुई थी। तो एक किस्म से चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री चुना है, और उस नाते मैं कहता हूं कि, और जितना बड़ा आशीर्वाद दिया है मुख्यमंत्री को, उतनी अपेक्षाएं वहां की जनता को हैं, उन लोगों को हैं, उतनी उम्मीदें हैं। तो उनके भरोसे पर, उनके विश्वास पर, उनकी आकांक्षाओं पर मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 10 गुना बढ़कर आशीर्वाद मिला है, उसी तरह से गिव एंड टेक कहते हैं ना, उसी तरह से 10 गुना बढ़कर मुख्यमंत्री को, वहां की जनता को विकास के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है नीरज जी और शादाब जी, अब वाकई में ये बिल्कुल सही बात है, इतना ज्यादा भरोसा जनता ने जता दिया है तो उनकी आकांक्षा पर भी अब खरा उतरना होगा। बिल्कुल, बहुत ईमानदारी के साथ युवा मुख्यमंत्री ने चुनाव के वक्त भी एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक विधायक की तरह चुनाव लड़ा, और
सब लोगों के साथ मोहल्ले मोहल्ले जाके जनसंपर्क किया, क्योंकि हमारा नेता कितना भी बड़ा हो, अपने आप को एक कार्यकर्ता समझता है और उसकी जवाबदेही उसके क्षेत्र के प्रति होती है। युवा मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि मैं पूरी ताकत के साथ इस दूरस्थ क्षेत्र चंपावत के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे मित्र हैं संदीप भाई, इनका जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने 2-3 आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि आप देखिए लोगों के ऊपर जांच करा देते हैं, ईडी की जांच। कौन सी जांच हुई गहतोड़ी जी के ऊपर, जरा ये बता दीजिए। कौन से केस चल रहे हैं इनके ऊपर, कौन सा प्रेशर था? क्या हमने कहा था हरीश रावत जी चुनाव न लड़े? हारे हुए व्यक्ति थे, चुनाव हार गए थे, लड़ सकते थे। हमने मना किया था करण मेहरा को चुनाव लड़ने से, हमने मना किया था हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ने से, हमने मना किया था गणेश गोधियाल को चुनाव लड़ने से। अरे सबके सब तो बहन के पल्लू के पीछे जाके छुप गए, डर के मारे बहन को आगे कर दिया, बलि की बकरी बना दिया, और अब बता रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करें। शर्म नहीं आ रही बड़ी बातें करते हुए? चलिए ठीक है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी की तो बात यही उसी पे मैंने कहा, इन्होंने हार्दिक पटेल का जिक्र किया। अरे पूरी कांग्रेस आपके खिलाफ G23 बन चुका है, छोड़ के जा रहे हैं। संदीप जी देखिए, अब मेरे पास समय होता तो आपसे जवाब जरूर लेती, लेकिन समय मेरे पास खत्म हो चुका है। जी ठीक है, चलिए ठीक है 10 सेकंड दिए। ठीक है जी। दीपिका जी, जिस तरीके केवल से बात कर रहे हैं, किसी के पल्लू पे चिपटने की बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर चुनाव अब चलिए, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग गया ना संदीप जी। हिम्मत है तो विधानसभा का उपचुनाव लड़कर दिखाओगे, विधानसभा का उपचुनाव। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, कोई गुजरात की बात कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश की, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो अभी ये बात है कि चंपावत का फैसला आ चुका है, चंपावत की जनता ने फैसला दे दिया है, और चंपावत उपचुनाव में इस बात के कयास शुरू से ही लग रहे थे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव आसानी से जीत लेंगे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है। कांग्रेस ने अपने स्तर पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो किसी उलटफेर कराने की स्थिति में नहीं थी। उत्तराखंड की राजनीति में स्थिरता का दौर आया है, और अब धामी सरकार को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, क्योंकि बीजेपी को न बहुमत खोने का डर है और न किसी तरह की सियासी समस्या का। केवल बेहतर काम करके धामी सरकार जनता की अपेक्षा पर खरा उतर सकती है। इसी के साथ ही सत्ता का टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10, और हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।